नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं पहले से प्रकाश चैप्टर लाइट में दो क्रियाएं होती हैं प्रकाश की, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग उसके विभिन्न पद को पढ़ चुके हैं। प्रकाश जब आगे बढ़ता है, परावर्तित होता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं यह हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे यह क्रिया संपन्न करती है यह सब हम लोग जान चुके हैं। इसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे दर्पण, और दर्पण में आने वाले पद। जैसे पिछले क्लास में दर्पण जो हमने पढ़ा था उसमें बताया गया था कि दर्पण के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो किसी खोखले पारदर्शक गोले का एक भाग होता है जिसके अंदर या बाहर कलई की जाती है, रंजित किया जाता है, आपको किसी धातु की परत चढ़ाई जाती है या रेड ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। तो इसके फलस्वरूप वह खोखला पारदर्शक गोला एक दर्पण के रूप में, एक गोलीय दर्पण के रूप में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो अब यहाँ पर पिछले क्लास में और भी हम लोगों ने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण में कौन कौन से पद आते हैं। अब आज के क्लास में हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फोकस एवं फोकस दूरी। बहुत ही महत्वपूर्ण यह पद है, यह दर्पण का ही पद है, दर्पण में आने वाला ही पद है। तो दर्पण में हम लोग पढ़े हुए हैं समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के फोकस के बारे में ही सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके आधार पे हम लोग समतल दर्पण का फोकस समझेंगे। तो सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि यह फोकस गोलीय दर्पण में क्या होता है। सामान्य रूप की हम बात अगर करें तो हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं इस पर ध्यान फोकसित करें, इस पर ध्यान दे, तो जहां पर कोई भी प्रकाश किरण जाकर के केंद्रित होती है या कोई भी आप सेंट्रलाइज जहां पर आप होते हैं, मेनली सामान्यतः किताब की भाषा में नहीं, उसी को फोकस हम कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि चलिए यहां फोकस कीजिए, यहां देखिए कहा जाता है, तो फोकस करने का मतलब है कि जहां पर आप एकाग्रचित्त होकर के ध्यान देते हैं उस बिंदु को आपका उस समय के लिए फोकस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे वह जो पॉइंट है क्या होगा दर्पण के लिए फोकस, हमको जानना है। तो यहाँ जैसे दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के पदार्थों से होता है, या तो अपारदर्शक पदार्थ के द्वारा होता है, नहीं तो दर्पण के द्वारा होता है। हमको यहाँ पे दर्पण के द्वारा ही परावर्तन को पढ़ना है, अपारदर्शक पदार्थ के परावर्तन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपारदर्शक पदार्थ के द्वारा जो परावर्तन होता है वह सतत रूप से नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। अब यहां देखेंगे कि वह फोकस होता क्या है, कैसे आता है, किस पॉइंट को फोकस हम कहेंगे, किस क्रिया को कैसे वह फोकस, कैसे किस क्रिया से हमें प्राप्त होता है। तो पिछली क्लास में भी हमने लास्ट में यह बताया था कि फोकस क्या होता है। तो किसी भी गोलीय दर्पण में जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश किरणें प्रवेश करती है, किसी गोलीय दर्पण में उसके द्वारा प्रवेश करती है और उसके परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से वह होकर गुजरती है, प्रधान अक्ष का वही बिंदु उस गोलीय दर्पण का फोकस कहलाता है। सामान्य रूप से हम कह रहे हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें कैसे आती है, तो प्रधान अक्ष के समांतर। दो ही बातें ध्यान रखनी है, प्रकाश स्रोत ले लिए, प्रकाश निकलेगा, कैसे आएगा, तो प्रधान अक्ष के समांतर आएगा। कहां जाएगा, तो दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा, परावर्तन होने के बाद क्या होगा, तो प्रधान अक्ष से गुजरेगा या गुजरता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं गुजरता है तो उसको हम आभासी रूप से, इमेजिनरी रूप फॉर्म में उसको हम वहां से ले जाते हैं। तो जहां से वह पास करता है, जिस बिंदु से भी वह पास करता है, वही बिंदु उसका फोकस कहलाता है।
अब देखेंगे कैसे यह क्रिया होती है किरण आरेख के माध्यम से। जैसे आप तो जानते हैं कि गोलीय दर्पण कितने होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अवतल और उत्तल होते हैं। तो किसी खोखले पारदर्शक गोले को जब 2 टुकड़ा करेंगे और उसके बैक भाग, पीछे वाले भाग, एक पार्ट को अगर हम कलई कर दिए, जिसके फलस्वरूप दूसरा जो भाग होता है वह परावर्तक सतह का काम करने लगता है, और दूसरा भाग जो परावर्तक सतह का काम करता है, प्रकाश उधर ही जाता है जिधर से उसका परावर्तन हो सके। अब देखिए, हम समान वे में ऐसे समझ सकते हैं, हम रुपया लेकर जाए कहीं और कहीं पर अगर बिना रुपया का हमारा काम हो जाता है तो हम चाहेंगे कि हमारा पूरा रुपया बचत हो जाए। प्रकाश भी यही चाहता है। प्रकाश यह चाहता है कि हम जाएं जरूर, लेकिन टकराने के बाद हम वहां पे रुके नहीं, हमारा वहां पे हमारा कोई भी पार्ट नुकसान नहीं, हम पूरा का पूरा रिटर्न हो जाए। दर्पण के साथ भी यही होता है, इसीलिए हम लोग दर्पण के लिए ही कार्य करते हैं बेसिकली। अब देखिए यहाँ पे यह दर्पण हो गया। दर्पण के पार्ट को हम दिखाते हैं जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। अब देखिए, इस दर्पण का यहां से यहां तक यह पूरा दर्पण का अभिमुख कहलाता है। इसका जो मध्य बिंदु हो गया पूरे दर्पण का, इसको कहते हैं ध्रुव। ध्रुव को हम डिनोट करते हैं P से। और यह गोला यह जो आपका दर्पण का पार्ट है, यह जिस गोले से लिया जाता है उसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। आपको बताया गया वक्रता केंद्र क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले यह था गोला का एक भाग, गोला में था, और गोला में उसका जो उसके सतह से जो उसका निश्चित दूरी वाला बिंदु होता है उसको उसका केंद्र कहते हैं। लेकिन वह केंद्र तब तक ही कहलाता है जब वह गोला के साथ रहता है। अब गोला से अलग हो गया, यह एक वक्र भाग है, तो वक्र भाग के केंद्र होने के कारण इस केंद्र बिंदु को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसके कारण इसको डिनोट करते हैं C से। और इन दोनों बिंदुओं से होकर के खींची गई सरल रेखा या गुजरने वाली सरल रेखा को हम इस दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यह आपका पार्ट हो गया जो आपने पढ़ा था। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण है आगे बढ़ने के लिए इसमें कि हमको फोकस कहां है, प्रकाश किरणें सबसे पहले फोकसित कहां होंगी। तो अगर हमको जब पता नहीं होता है कि कहां से प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आ रही है, तो बेसिकली सामान्यतः प्रारंभिक वे में हम मानते हैं कि वह प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है, और अनंत से आती हुई प्रकाश किरणों को हम मानते हैं कि यह समांतर आ रही है। किसके समांतर? तो प्रधान अक्ष के समांतर। तो परिभाषा कहता है कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रहा है, समांतर आएगा। किरण आरेख के बारे में आपको बताया गया है। किरण आरेख क्या होता है? तो जिसके द्वारा प्रकाश किरण के दिशा का निर्धारण होता है। तो यहां पर हमने एक तीर लगा दिया जो यह बता रहा है कि प्रकाश के इधर से इधर की ओर जा रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर यह आपका हो गया उत्तल दर्पण, यह हो गया अवतल दर्पण, यह हो गया परावर्तक सतह। इधर से प्रकाश किरण आया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर टकराया। अब देखिए कि ऊपर से जगह कम है, ऊपर से इसको मोड़ने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगा, तो जिधर ज्यादा जगह मिलता है, जो ज्यादा फैली मिलता है, उधर ही यह टर्न कर जाता है। तो आप यहां बताइए कि यहां यह बाहर की ओर जाएगा कि अंदर की ओर आएगा? तो यह अंदर की ओर आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके लायक ऊपर निकलने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो यह अंदर की ओर आएगा, और आएगा तो प्रधान अक्ष से जाएगा। आएगा तो कहां जाएगा? प्रधान अक्ष से। अब प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से जाएगा वही बिंदु इस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब देखिए यहां पर इसको गुजारने के लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा। अब तुरंत थोड़ा सा कष्ट होने वाला है, ध्यान दीजिए। यह तो हमने पढ़ा किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें पढ़ा? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के फोकस के लिए, ठीक। और चूंकि फोकस कहते हैं या पॉइंट
मुख्य फोकस या फोकस कहलाता है, और फोकस को FOCUS लिखते हैं। इसको इसलिए बड़ा पॉइंट जो F है इससे इसको डिनोट करते हैं, यानी कि फोकस को डिनोट करते हैं बड़ा F से। अब आइए दूसरा गोलीय दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण खोखले पारदर्शक गोले का वह भाग होता है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, यानी कि इसके अंदर वाले भाग पर हम कलई कर देते हैं। कलई वाला भाग कैसा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऐसा दर्पण दिया जाए, इधर से यह कलई हुई भरा हुआ हो और यहां देखिए परावर्तक सतह, आप इसको क्या कहिएगा? आप इसको उत्तल ही कहिएगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कलई किया हुआ भाग कैसा है, हमको मतलब है परावर्तक सतह से। परावर्तक सतह उभरा हुआ है इसलिए उत्तल होगा, धसा हुआ है तो अवतल होगा। सामान्य बात है। अब देखिए यहां पे फिर वही बात, यह पूरा अभिमुख हो गया, यह इसका क्या हुआ? ध्रुव हो गया। यह इसका क्या हुआ? वक्रता केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह इसका क्या हुआ? प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष हो गया। अब देखिए, अब आपको बताए हैं प्रकाश किधर से आता है, तो प्रकाश कोई भी वहीं जाता है जहां उसको उम्मीद होता है कि यहां से हमको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, हमको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हम आसानी से निकल जाएंगे। तो परावर्तक सतह जो होता है दर्पण का, वह प्रकाश की दर्पण का परावर्तक सतह प्रकाश की लगभग सभी मात्रा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं रखता है, रखता है, लेकिन लगभग सबको लौटा देता है। तो यहां इधर से प्रकाश किरण आएगा, दर्पण से टकराएगा, इस दिशा को दिखा दिए। अब देखिए, अब आपका यह ऐसे हो गया परावर्तक सतह, यानी कि यह परावर्तक सतह हो गया। प्रकाश किरण ऐसे अगर आता है तो यह क्या करेगा? इधर की ओर जाएगा कि इधर की ओर जाएगा? तो इधर भाग ऐसे उभरा हुआ है तो इधर जगह नहीं है जाने के लिए, इसलिए बाहर क्यों निकल जाएगा? तो बाहर की ओर निकल जाएगा। ऐसे आया बाहर की ओर। अब देखिए, अब थोड़ा सा कष्ट होगा। हमने क्या बताया कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई पृथ्वी, अभी तो बाहर चला गया, प्रधान अक्ष अंदर है, तब क्या करेंगे? अब यहीं पर इसको हम इमेजिनरी रूप से कल्पना करते हुए हम मान लेते हैं कि अगर यह अंदर की ओर आता तो कहां से जाता? यहां से जाता। इधर जा रहा है तो इधर तो चला गया, लेकिन इधर अगर आता तो यहां से जाता, इसलिए यह बिंदु इसका मुख्य फोकस। अब देखिए, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस किसी और तरीके से ही प्राप्त हो रहा है, इसमें किसी और तरीके से प्राप्त, दोनों में डिफरेंस है, इसलिए दोनों के परिभाषा में डिफरेंस होगा। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, सीधे क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। तीसरा क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। चलिए अब परिभाषा देखते हैं हम, परिभाषा इसका क्या होगा। ध्यान दीजिए, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है,
या गुजरती हुई, अब यहां पर देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, तो कहां के बिंदु से, तो यहां पे एक चीज और नोट लिखना पड़ेगा, पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तो अभी यह हो गया, आपको बताया कि तीन तरह से परिभाषा हम लिख सकते हैं, तीन तरह से परिभाषा हम लिख सकते हैं। यह परिभाषा उसके लिए होगा जब आपसे पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को या फोकस को परिभाषित करें तब। तो अब अगला परिभाषा के लिए हम क्या करते हैं वह हम लोग जानेंगे। तो यहां देखिए, यहां पर जो मुख्य फोकस के लिए हमने बताया कि तीन तरह से परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है। यह पहला आप निर्धारित कर सकते हैं, यह परिभाषा तब लिखेंगे और इस परिभाषा को लिखने के पश्चात यह दोनों फिगर बनाना अनिवार्य है। यह आप दोनों फिगर निश्चित रूप से बनाएंगे इसको लिखने के पश्चात। हम पहले फिगर को समझाएं फिर इसको लिखाए हैं, लेकिन आप जब लिखेंगे इसको तो पहले परिभाषा को लिखेंगे फिर फिगर को बनाएंगे। यह तब आप काम करेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण के फोकस या मुख्य फोकस से क्या समझते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। अब अवतल दर्पण यह हुआ, इसमें हमको देखना है कि कैसे क्रिया हो रही है, तो थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। क्या, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण के पहले अवतल लगा देंगे, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है, अब यहां या गुजरती हुई प्रतीत हटा देंगे, गुजरती है प्रतीत होती है हटा देंगे यहां तक, यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यह कब परिभाषा देंगे, यह कब परिभाषा देंगे, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें तब। अब उत्तल दर्पण का पूछा जाए कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से क्या समझते हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से, अब इसमें क्या करेंगे, गुजरती है हटा देंगे या तक, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब देखिए यहां गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है, यहां प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट जा रहा है आपको, लेकिन यहां पर आप इसको ले गए हैं, इमेजिनरी रूप से इमेजिन किए हैं कि अगर यह बाहर नहीं जाता अंदर की ओर आता तब कहां क्या होता, यह हो गया। तो ऐसे तीन तरह से आपके को प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तीनों तरह का आप आंसर जैसे बताया वैसे आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले परिभाषा लिखेंगे तत्पश्चात आप फिगर को बनाएंगे। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस पूछेगा तो इसको दोनों को लिखेंगे, दोनों फिगर बनाएंगे।
अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पूछेगा तो इसमें क्या करेंगे, या गुजरती हुई प्रतीत होती है हटा देंगे और इस फिगर को बनाएंगे। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस पूछेगा तो गुजरती है हटा देंगे, गुजरती हुई प्रतीत होती है रहने देंगे और इस फिगर को बनाएंगे। यह हो गया मुख्य फोकस या फोकस के लिए। ठीक, अब आते हैं इसमें एक और आपको दिया है टॉपिक, फोकस दूरी। फोकस दूरी, ध्यान दें फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस दूरी क्या होता है इसको जानिए। इसको तो जान गए कि फोकस क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसमें लिख लेंगे कि मुख्य फोकस या फोकस को बड़ा एफ से सूचित करते हैं। फोकस को एफ बड़ा एफ से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। और देखिए अब फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है वही फोकस दूरी कहलाती है और इसे डिनोट करते हैं छोटा एफ से। इसे डिनोट करते हैं छोटा एफ से। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको लिख देंगे फोकस दूरी में और इसे छोटा एफ से सूचित करते हैं। तो अब यह आपका यह पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन हमको क्या पढ़ना है टॉपिक। आइए कि फोकस और फोकस दूरी क्या होता है गोलीय दर्पण के लिए। अब हम जानेंगे समतल दर्पण के लिए फोकस या फोकस दूरी क्या होता है समतल दर्पण के लिए। तो ध्यान दीजिए, समतल दर्पण तो आप जानते हैं कि ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, चिकना होता है, इसको हम कहते हैं समतल दर्पण। अब इसमें अगर कोई प्रकाश किरण आएगा तो यहां पर यह पता नहीं है, इस दर्पण के परावर्तक सतह के अलावे हमको और कोई रेखा नहीं पता है, न कोई बिंदु पता है जहां से होकर के यह गुजरेगा। तो यहां पर हमको वह बिंदु ही नहीं मिलेगा कि जहां से होकर के यह परावर्तित प्रकाश किरण गुजर सके। इसलिए अगर पूछा जाए कि समतल दर्पण का मुख्य फोकस कहां होता है, उसका फोकस दूरी कितना होता है, तो आप बताएंगे दोनों स्थिति में कि समतल दर्पण का मुख्य फोकस अनंत पर होता है, अनडिफाइंड है। यहां पे इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि आप जैसे जिस स्थिति में रखिएगा उसी स्थिति में उसी के अनुसार प्रकाश के परावर्तन के द्वारा हमें वह मान प्राप्त होगा। तो यहां पे हमने जाना कि फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है किसी गोलीय दर्पण में। हमने अभी फोकस में क्या जाना कि प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरण दर्पण के गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, लेकिन जिस बिंदु से गुजरती है लेकिन वो हमको बिंदु नहीं पता है कि वह बिंदु होता कहां है। तो अब इसके बाद हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, एक प्रमेय पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम इसको निकालेंगे कि यह वह बिंदु कहां होता है। तो वह थ्योरम क्या है, तो वह थ्योरम कहता है, उस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है। अब जैसे हमारा थ्योरी हो गया कि मुख्य फोकस का गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पर स्थान निर्धारित करें, इसको लिखें एवं प्रमाणित करें। या आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस का स्थान कहां होता है, इसको लिखें एवं प्रमाणित करें। यह आपका थ्योरम हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसी को किताब के भाषा में हम कहें तो किताब में देता है कि साबित करें F = R/3, जहां F फोकस दूरी, R वक्रता त्रिज्या।
इसी को देता है अलग अलग तरह से, उसको हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। अब स्पेशली इस थ्योरी को, मुख्य फोकस के स्थान को हम निर्धारित करेंगे कि वह मुख्य अक्ष पर कहां होता है। दिस इज वेरी मस्ट आपका VVI क्वेश्चन, हम कह सकते हैं इसको, मस्ट VVI क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर कहें या हर एक साल में, या कुछ ना मतलब कि अल्टरनेट करके आता ही रहता है। इसलिए यह बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और यहां पर इसको हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, कैसे इसको निर्धारित करेंगे कि यह कहां होता है, इसका स्थान, कैसे यह स्थान निर्धारित होता है, इसका कथन क्या होता है, इसका प्रूफ कैसे हम निकालेंगे, या F = R/2 या R = 2F, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्यन। इस क्वेश्चन को हम लोग जितना चाहे उतना तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि बहुत सारे तरीकों से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।